तो अभी हम कुछ जो थ्योरम्स हैं कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट से रिलेटेड वो थ्योरम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है स्टोक्स थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप कर्ल ए का सरफेस इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है, तो वो इक्वल होता है ए का जो लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं इस सरफेस को बाउंड करने वाली जो बाउंड्री है उसके अलोंग। ठीक है, तो ये स्टोक्स थ्योरम का आपका स्टेटमेंट है। तो अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सरफेस कंसीडर किया, एस सरफेस है ये, ठीक है, और इसकी बाउंड्री क्या है, सी। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, सरफेस इंटीग्रल और इसका जो बाउंड्री के अलोंग इंटीग्रेशन है, ये दो चीज़ें चाहिए। तो हमने एक सरफेस ले लिया जिसकी बाउंड्री है आपकी सी, ठीक है, और ये जो वेक्टर है वो उसमें है आपका। उसके बाद क्या करना है आपको, तो हम सबसे पहले इसका जो ये राइट हैंड साइड है ये लेकर चलते हैं। तो हमने जो आपका ये वेक्टर ए है उसका हमने लाइन इंटीग्रल लिया अलोंग बाउंड्री सी। तो आपका क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन अलोंग सी ए डॉट डी एल। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री जो है वो एक लाइन है, ठीक है, तो इसीलिए ये है लाइन इंटीग्रल। तो ये आपका आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो ये वाला आपका सरफेस था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसमें हमने दो सरफेस ले लिए S1 और S2। ठीक है, तो जो सरफेस S1 है उसकी बाउंड्री अभी हो गई C1 और S2 की बाउंड्री हो गई आपकी C2। तो इस तरह से आपने एक सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अभी जो आपकी ये वाली वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, वो सम हो जाएगी किसकी, S1 सरफेस के लिए, या फिर जो आपकी C1 बाउंड्री के लिए जो वैल्यू आएगी वो, प्लस जो आपकी C2 बाउंड्री के लिए आएगी, वो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, ऐड हो जाएंगी। तो देखिए वो कैसे करते हैं। तो अभी जब हम अलोंग C1 कर रहे हैं तो हम C की जगह C1 रख दिया और DL की जगह DL1। ये आपकी फर्स्ट बाउंड्री के लिए हो गया, और सेकंड बाउंड्री के लिए अलोंग C2 A डॉट DL2। ठीक है, तो अभी जो आप पूरी बाउंड्री के लिए था आपका इंटीग्रेशन C A डॉट DL, और अभी जब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो उन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल हो गया, क्योंकि हमने एक ही सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसके अलावा अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले तो आपकी बाउंड्री ये थी C, अभी आपकी दो बाउंड्री हो गई है C2 और C1, पर ये वाला जो पार्ट है ये सेंटर वाला, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ऐसे तो ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है टर्म, ठीक है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे, C1 की जो डायरेक्शन है वो ये है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, जबकि C2 की जो है वो इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है, पर इसकी जो डायरेक्शन इसकी वजह से जो यहाँ पर डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी, और C1 की वजह से डायरेक्शन ऐसी आएगी। तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और ये इक्वल है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपको फाइनली जब आप सम कर रहे हो अलोंग C1 एंड C2, तो आपको सिर्फ जो बाउंड्री आपकी एक्स बाहर वाली है, मतलब C बाउंड्री जो है टोटल, उसी के अलोंग आपको इंटीग्रेशन मिल रहा है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन 1 मिल गई। अब क्या किया कि उसी सरफेस को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप उसको दो पार्ट्स में कर सकते हो तो आप उसको n पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप देखिए, अब आपकी जो ये इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी सेम रही, पर राइट हैंड साइड में आपके n टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, जब आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था तो आपके दो टर्म आ रहे थे दोनों बाउंड्री के लिए, C1 और C2 के लिए। अभी आपकी n बाउंड्री बन गई है, n पार्ट्स में डिवाइड करने से n बाउंड्री होगी तो n टर्म्स आएंगे। तो इसलिए ये C1 के लिए, C2 के लिए, C3 एंड सो ऑन, ये जाएगा कहाँ तक, Cn तक। अब इस पूरे टर्म को हम एक समेशन की तरह लिख दिया, हमने लिखा समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n, फिर इंटीग्रेशन है आपका CI है A डॉट DLI। तो अगर आप यहाँ पर I की वैल्यू 1 से n तक रखोगे तो आपको फिर से ये पहले वाला जो इक्वेशन थी वही आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इस इक्वेशन में SI से मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, अब जो ये टर्म यहाँ पर बन रहा है आपका ADLI अपॉन SI और इसका इंटीग्रेशन अलोंग CI, ये एक्चुअली डेफिनेशन है किसकी, कर्ल की। तो इस पूरे टर्म की जगह आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, आप क्या, कर्ल A। तो यहाँ पर हमने कर्ल A रख दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, SI इंटू कर्ल कर्ल ऑफ A। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सबसे नीचे वाली लाइन में, SI कर्ल A समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n। अब ये समेशन की फॉर्म में है,
आप इसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन एस कर्ल ए डी एस। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो थ्योरम थी स्टोक्स थ्योरम वो यहाँ पर प्रूफ हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ए। अभी हमें ये डेरिवेशन करना है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम और सरफेस। तो यहाँ पर हमने एक वॉल्यूम कंसीडर किया है जिसका ये सरफेस है एस। ठीक है तो सबसे पहले जैसे पहले किया था हमने, जो इसका सरफेस इंटीग्रल है उसे लेके चले हैं यहाँ पर। तो ए डी एस, इसके लिए तो आपकी ये वैल्यू आ गई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस। अब सेम सरफेस को इन्होंने फिर से क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका प्रोसीजर एकदम सेम है जो पहले था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमें दो वॉल्यूम V1 V2 मिल गए और उनके जो सरफेस हैं वो हैं S1 S2। तो फिर से जो आपका ये जो यहाँ पर आपका इंटीग्रल था वो अब क्या बन जाएगा, वो इन दोनों इंटीग्रल का सम बन जाएगा। ठीक है, S1 के लिए प्लस S2 के लिए। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को हम n पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, तो जब उसको n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपका a डॉट डी एस हो जाएगा S1 S2 एंड सो ऑन Sn तक जो सरफेस है उन सब का सम हो जाएगा। अब फिर से उसे हमने क्या किया, समेशन की फॉर्म में लिख दिया। फिर से यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी आई से, क्योंकि यहाँ पर हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर डी एस है, वहाँ पर आपका क्या था, डी एल था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये वाला आपका टर्म बनेगा वो इक्वल टू है किसके, डाइवर्जेंस ऑफ ए के। तो अब ये डाइवर्जेंस ए हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है कहाँ पर, इक्वेशन इसमें। तो आपका क्या आ जाएगा, समेशन वी आई डाइवर्जेंस ए। अब फिर से जैसे पहले किया था, समेशन को हम इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डाइवर्जेंस ए इंटू डी वी और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आपकी सेकेंड थ्योरम का यहाँ पे डेरिवेशन हो गया है। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी ग्रीन्स थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट आप एंड में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लेकर चले हैं कि आपका एक वेक्टर ए है जो कि इक्वल है फाई1 डेल फाई2। फाई1 और फाई2 जो है वो दोनों ही आपके क्या है, स्केलर फंक्शन है। फाई एक स्केलर फंक्शन है। तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू है फाई1 डेल फाई2, देन हम क्या करते हैं, इसका डाइवर्जेंस लेते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल और जो आपका वेक्टर है वो। ठीक है, अब ए की जगह पर आपका जो वेक्टर था फाई1 डेल फाई2 वो सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डेल की दोनों जगह हम डेल की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ये डेल की वैल्यू थी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका फाई1 डेल फाई2 है, तो फाई1 आपने बाहर लिख दिया और डेल की जगह जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका आ जाएगा आई डेल ओवर डेल एक्स इंटू फाई2। ठीक है, क्योंकि ये फाई2 फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, वैसे ही बाई के लिए और वैसे ही जेड के लिए। नेक्स्ट क्या किया कि अब इन दोनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप ये इस तरह से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आई वाले का आई से होता है, जे वाले का जे से और के वाले का के से, क्योंकि बाकी जो टर्म्स हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। आई का जब आप जे से करोगे या जे का के से, वो सब क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है तो जब आई वाले टर्म का आप आई वाले टर्म से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल ओवर डेल एक्स आपने अभी बाहर रहने दिया और अंदर क्या रहेगा, फाई1 आई कैप तो गया आपका और डेल फाई2 अपॉन डेल एक्स। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका होगा डेल इंटू डेल वाई और इंटू में आपका क्या आएगा, ये वाला टर्म। तो फाई1 इंटू डेल फाई2 अपॉन डेल वाई, वैसे ही आपका डेल जेड वाला टर्म आ जाएगा। अभी क्या किया, अब इसको हमें ओपन करना है, तो ये डिफ्रेंशिएशन है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का। तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो ऐसे हमें फर्स्ट के लिए ये दोनों टर्म मिल गए, फिर सेकेंड के लिए भी सेम है, बस यहाँ पर वाई है, ये दो टर्म मिल गए। थर्ड के लिए भी आपको ये दो टर्म्स मिल गए। अब क्या किया कि जो फाई1 वाले टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो आपको फाई1 बाहर लिख दिया आपने, बाकी आपको ये वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट जो बाकी टर्म्स बच रहे हैं उन्हें आप कैसे लिख सकते हो, उन्हें आप लिख सकते हो कि जो फाई1 वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख दो। ठीक है, और इनटू आप कर सकते हो जो आपके फाई2 वाले टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में। तो ऐसा कब होता है कि आई आई वाले और जे जे वाले
और के वाले टर्म्स ही आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जब आप क्या करते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करते हो। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, आई कैप डेल फाई 1 अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई 1 अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई 1 अपॉन डेल जेड। फिर इनटू में क्या आएगा, इनटू में आपका ये सेकंड वाले फाई 2 वाले जो टर्म है उन्हें भी आई जे के टर्म्स में यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से आपको ये इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ पर आपका जो ये वाला टर्म है इसे आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर फाई 2। ठीक है, क्योंकि ये डेल का स्क्वायर हो रहा है और फाई 2 पे अप्लाई हो रहा है। बाकी यहाँ पर जो आपका ये वाला टर्म है इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो डेल फाई 1। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका टर्म आ रहा है उसे आप लिख सकते हो क्या, डेल फाई 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें आप क्या करेंगे, डेल के टर्म्स में लिख देंगे। तो आपका जो डाइवर्जेंस ए था वो क्या आया, फाई 1 डेल स्क्वायर फाई 2 प्लस डेल फाई 1 डेल फाई 2। उसके बाद क्या किया इन्होंने, कोस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिया है जो कि है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ए इज इक्वल्स टू होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए। ये हमने अभी पीछे देखा था डेरिवेशन। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, बस इतना ही किया है इन्होंने, और ए की जगह पर जो वैल्यू थी वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। तो इस तरह से जो आपको ये इक्वेशन 1 मिल रही है इसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। उसके बाद क्या किया नेक्स्ट, इन्होंने फाई 1 और फाई 2 को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, इनको अगर एक्सचेंज करेंगे तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, सेम इक्वेशन है ये, सिर्फ फाई 1 की जगह पर आपका क्या आ गया है, फाई 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये डिफरेंस है। ठीक है उसके बाद क्या किया इन्होंने, इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया है किससे, इक्वेशन 1 से। इसमें से इस वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या मिला आपको, अब देखिए ये वाला जो टर्म है आपका डेल फाई 1 डेल फाई 2, यहाँ पे भी सेम है, डेल फाई 1 डेल फाई 2, ये दोनों सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जब सब्सट्रैक्शन होगा। तो ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इन दोनों का माइनस आ गया इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में इसका और इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो आ गया। तो इस तरह से जो इक्वेशन आ रही है ये है आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। तो इस तरह से हमने 3 थ्योरम्स का डेरिवेशन देखा है यहाँ पर, और आपकी ये जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सेकंड यूनिट का पढ़ेंगे।